Hello friends, welcome to Vyaspeed. This is the last head of income, that is income from other sources. In this lecture, I am going to explain you the income chargeable to tax. Let's start with the topic. Now, income from other source is the last head of income. Before the income from other sources, there are four heads, that is income from salary, income from house property, income from business and profession, and income from capital gain. So those income which not comes under the head other four heads is comes under income from other sources. Such income which is not taxable under the head income from salary, not taxable under the head house property, not taxable under the head business and profession, and not taxable under the head capital gain will be taxable under the head income from other sources. ऐसी आय जो इन चार आय के स्रोतों में कर योग्य नहीं होती हैं, वो अन्य स्रोतों के अंतर्गत कर योग्य मानी जाएगी. अब कर योग्य आय के अंदर अदर सोर्सेस के अंदर इनकम को दो पार्ट में डिवाइड है. मींस इनकम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 56, अंडर सेक्शन 56(2) and the other incomes which are chargeable to this tax head. Now we look for income specified under section 52. First of all, dividend. Now dividend means the distributable part of the shares company, profit of the कंपनी, दैट इज नोन एज डिविडेंड. लाभांश किसे कहते हैं? वितरण योग्य लाभों का जो हिस्सा हम अंशधारियों में वितरित कर देते हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं. द डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्ट ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड. इस डिविडेंड को अपन नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में समझेंगे. तीन तरह के डिविडेंड होते हैं, डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड, कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिविडेंड और फॉरेन कंपनी का डिविडेंड. उसके लिए एक नेक्स्ट लेक्चर में समझाया जाएगा. तो सबसे पहला होता है डिविडेंड. देन इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, गेम, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बैटिंग एक्सेट्रा. ऐसी कोई भी इनकम जो लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, हॉर्स रेस से, कार्ड गेम से हुई है, वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. और इसे हम कह सकते हैं दीज आर दी कैजुअल इनकम. आकस्मिक आय जिसकी इनकम हमें होगी वो हमें भी नहीं पता होता है, वो कैजुअल इनकम होती है. जैसे आपने लॉटरी का टिकट लिया तो क्या आपको पता है कि आपका नंबर निकलेगा? नहीं. जब नंबर निकल जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपको लॉटरी आपने जीत ली है. हॉर्स रेस, घोड़े की दौड़, घुड़ दौड़ पर घोड़े पे आपने पैसा लगाया, क्या लगाते समय आपको पता था? नहीं पता था. वो घोड़ा जीतेगा तब वो आपकी इनकम होगी. इसलिए ये सारी इनकम्स जो हमें पहले नहीं पता होती है, इनकम होने के बाद पता होगी, उसे हम कैजुअल इनकम कहते हैं. नेक्स्ट, एनी सम रिसीव्ड बाय द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड. किसी भी प्रोविडेंट फंड से अगर हमें पैसा मिला है एम्प्लॉय को, तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा. इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं. आपने शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे, डिबेंचर खरीदे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बॉन्ड्स खरीदे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा. ये सारी इनकम्स जो होती हैं वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगी. इनकम फ्रॉम मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर लेट आउट ऑन हायर if the income is not chargeable to tax business and profession. अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं है, इट मींस कि आपको मशीन, प्लांट, फर्नीचर ये किराए पे देने का बिजनेस नहीं है. अगर आपने कोई मशीनरी है, कोई प्लांट है, कोई फर्नीचर है, वो किराए पे दी है और वो आपका बिजनेस नहीं है, तो उससे जो भी आपको इनकम होगी वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी. इनकम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस. की मैन इंश्योरेंस का मतलब एम्प्लॉयर अपने की पर्सन, की वर्कर के लिए इंश्योरेंस करवाता है, और वो अगर बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं है तो एनी पर्सन रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को जो रिसिप्ट होता है. क्या रिसिप्ट होगा? ये सबसे पहला एसेट,
और अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इनकम, कितना अमाउंट इंक्लूड होगा, जैसे 50,000 विदाउट एनी कंसिडरेशन, कोई एसेट्स मिली बिना किसी कंसिडरेशन के, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट इनकम में टैक्सेबल होगा। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है विदाउट कंसिडरेशन, जिसके लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया है, उसकी स्टैंप ड्यूटी 50,000 से ज्यादा है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जितनी भी उसकी स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू होगी वो उसकी इनकम में ऐड होगा। और फॉर कंसिडरेशन, अगर आपने उस एसेट्स के बदले कुछ पैसा दिया है तो 50,000 रुपए और 5% ऑफ कंसिडरेशन, विच एवर इज मोर, जो ज्यादा होगा वो उसकी इनकम में ऐड होगा। एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा, विदाउट कंसिडरेशन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज मोर देन 50,000 होल ऑफ द सच अमाउंट, ऐसी एसेट्स आपको मिली है इमूवेबल जिसकी मार्केट में 50,000 से ज्यादा वैल्यू है, तो जितना भी अमाउंट होगा। और फॉर कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन है विच इज लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी विच एक्सीड्स कंसिडरेशन, जितना भी आपने कंसिडरेशन पे किया है उससे ज्यादा जितना भी होगा वो उस इनकम में ऐड किया जाएगा अदर सोर्सेज। नाउ अब ये जो भी प्रोविजन अभी बताए थे आपको कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब मिलता है तो कितनी उसकी इनकम में ऐड होगा, ये इस केसेस में नहीं होगा। फ्रॉम रिलेटिव, अगर किसी रिलेटिव से मिला है तो टैक्सेबल नहीं होगा। अंडर विल और इनहेरिटेंस से मिला है तो नहीं होगा। मैरिज पे मिला है तो नहीं होगा, और किसी लोकल अथॉरिटी से मिला है तो नहीं होगा, और किसी ट्रस्ट से मिला है तो नहीं होगा। मतलब कि इन सब से अगर कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव होती है देन इट विल बी नॉट चार्जेबल, वो चार्जेबल नहीं होगी। नाउ प्रॉपर्टी मींस, जो हम इतनी देर से प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी का इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, शेयर सिक्योरिटीज हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो सकता है, ड्राइंग्स हो सकती है और पेंटिंग्स हो सकती हैं। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन से रिसीव होती है तो वो टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में, बट इन कंडीशंस में वो टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। रिलेटिव मींस, जो अभी हमने देखा था कि रिलेटिव से, तो रिलेटिव का मतलब क्या है, इंडिविजुअल के केस में स्पाउस, हस्बैंड है तो पत्नी और पत्नी है तो पति। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, भाई बहन। ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वो। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, ओके, मतलब चाचा जी, ताऊ जी, बुआ। एनी लीनियल एंसीडेंट एंड डिसेंडेंट, मतलब पूर्वज और वंशज, ये रिलेटिव होता है। और इन केस ऑफ HUF, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। नाउ सेकंड, अदर इनकम, और कौन सी इनकम है जो हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल मानी जाएगी। सबसे पहला, इनकम ऑफ अ टेनेंट फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ हाउस, आपने मिस्टर ए को एक हाउस किराए पे दिया और उसने आगे एक्स को सब लेट कर दिया। अगर कोई सब लेट करने से इनकम होती है देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज अ टीचर और लॉयर फॉर डूइंग एग्जामिनेशन वर्क, अगर कोई टीचर या लॉयर एग्जामिनेशन वर्क करता है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, रॉयल्टी से जो भी इनकम होगी वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। डायरेक्टर फीस इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। रेंट ऑफ लैंड नॉट अपरटेनेंट टू बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग से नहीं जुड़ी हुई लैंड वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन जनरल, अगर आपने किसी जनरल में आर्टिकल लिखा है और उससे कोई रेम्यूनरेशन रिसीव हुआ है देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जो आपने डिस्क्लोज नहीं करी, चाहे वो कैश हो, चाहे वो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो किसी तरह का कोई एक्सपेंसेस हो, देन इट आल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नाउ MP, अब यह वर्ड सैलरी आ रहा है, सैलरी आने के बावजूद भी ये सैलरी में नहीं है, अदर सोर्सेज में। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। यहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है। सैलरी में
कोई भी इनकम टैक्सेबल तभी होती है जब उनके बीच में रिलेशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का होता है, मतलब मास्टर और सर्वेंट का होता है। लेकिन यहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं होता है, इसलिए उसकी सैलरी सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होके अदर सोर्स के हेड में टैक्सेबल होती है। नाउ फैमिली पेंशन, अगर किसी भी फैमिली पेंशन मिलती है डिजीज पर्सन जिसकी डेथ हो गई है, किसको? फॉलोइंग फैमिली पेंशन आर एग्जेम्प्टेड, अगर इन लोगों को मिलती है तो एग्जेम्प्टेड होगी। किन किन लोगों को? बाय विडो ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ यूएनओ, यूएनओ के एम्प्लॉय को, के विडो को। फैमिली पेंशन बाय द मेंबर ऑफ गैलेंट्री अवॉर्डी, अगर कोई गैलेंट्री अवॉर्डी है तो उसके फैमिली का मतलब होगा स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल होल और डिपेंडेंट होते हैं उनके ऊपर, तो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है देन ओनली। और फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय विडो और चिल्ड्रन ऑफ नॉमिनेटेड पर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन where the death of such member occurred in the course of operational duties। तो इन तीन केसेस के अंदर not taxable, otherwise family pension will be taxable under the head income from other sources। अगर फैमिली पेंशन मिलती है then it will be taxable under the head of other sources, but इन तीन केसेस में यूएनओ का एम्प्लॉय हो, फैमिली में कोई गैलेंट्री अवॉर्डी हो, या फिर आर्म्ड फोर्सेस का कोई मेंबर हो जो कि ड्यूटी करते समय उसकी डेथ हो गई है, तो उसके जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो एग्जेम्प्टेड होगी। नाउ रिसीव्ड बाय द क्रिकेटर्स सेलेक्टेड टू प्ले फॉर इंडिया, ऐसे क्रिकेटर्स की इनकम जो इंडिया के लिए खेलते हैं। पहला, टेस्ट मैचेस इन इंडिया, अगर इंडिया में उन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं तो 25% ऑफ सच इनकम विल बी इंक्लूडेड फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर मैचेस इन इंडिया एग्जेम्प्टेड होगा, और मैचेस आउटसाइड इंडिया 50% ऑफ सच इनकम। यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपने कोई मैच टेस्ट मैच खेला है मींस 75% विल बी एक्सपेंडिचर expended, and here 50% is expended, therefore the remaining income will be taxable under the head other sources। Next, tips received by waiter or taxi driver, टैक्सी ड्राइवर और वेटर को जो टिप्स मिलती है बट वो एम्प्लॉयर से नहीं होनी चाहिए, देन इट विल बी टैक्सेबल। So these are the some incomes which comes under the head income from other sources। नेक्स्ट लेक्चर में इन सब की डिटेल, डिविडेंड, इनकम फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कितनी तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, लेस टैक्स, टैक्सेबल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ये सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट लेक्चर I am going to explain you the explanation of the incomes taxable under the head other sources। Thank you so much।